मुरली छूटी शंख बजा, मुरली छूटी शंख बजा, रास सजा फिर युद्ध सजा, क्या आगे क्या पीछे है, सब कुछ राधे राधे है। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं और आप सभी प्यारे दोस्तों को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा बच्चे प्यार आप सब लोगों को। और आज हम चलने वाले हैं मौर्य साम्राज्य 2 लिख रखा है। आज तो मौर्योत्तर काल था। चलो ठीक है बच्चे, टॉपिक लिखेंगे आज का आपका मौर्योत्तर काल। दिखाना मुझको कहाँ भेजा था। मौर्योत्तर काल, ठीक है। मौर्य साम्राज्य 2 तो कल हो चुका। मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्यों के बाद में, उत्तर का मतलब है बाद में, मौर्यों के बाद में कौन आए। अभी तक हमने दोस्त पढ़ा था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और आपका क्या बोलेंगे, मौर्य वंश। तो मौर्यों के बाद में जो आए वो मौर्योत्तर हैं। क्या है, परवर्ती शासक हैं इनके। तो यहां से शुरू करेंगे। कल मैं आपको बता चुका था, ये मौर्य समाज के अधिकारियों के बारे में हमने बात की थी। मौर्य समाज के अधिकारियों के बारे में बात की है। और मौर्य समाज के बाद में एक वंश आता है शुंग वंश। आप सब लोगों को कुछ चीजें समझनी होंगी। ये फैक्ट्स तो आप तब भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं जो मौर्य वंश है उस समय पर कौन से धर्म को बढ़ावा मिला अंत समय में, जरा बताएंगे सारे बच्चे। मौर्य जो वंश है इस समय पर कौन से धर्म को बढ़ावा मिल रहा है? तो आप कहेंगे भैया इस समय पर बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि संरक्षण दिया गया है किसके द्वारा? महान सम्राट अशोक के द्वारा। वो मैसेज दूर दूर तक फैलाए जा रहे हैं। तो जब बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला तो मैंने बोला सम्राट अशोक ने कहा कि पशु बलि पर रोक लगा दी जाए। लेकिन ब्राह्मणों की प्रथा थी, जो यज्ञ आदि करते थे वहां पर बलि दी जाती थी, अनुष्ठान कार्य होते थे। तो मैंने कहा कि एक ब्राह्मण विरोधी विचारधारा बनी, जो उस समय नेतृत्व करने वाले लोग थे, या कहें एक सनातनी जो व्यवस्था है इसके विरुद्ध काम होना शुरू हुआ। क्योंकि अभी लोग किस धर्म की तरफ जाने लगे? बौद्ध धर्म की तरफ। तो मौर्यों के बाद में जब मौर्य जैसे ही कमजोर हुए तो इस वर्ग को अपने शासकों को बिठाने का मौका मिलेगा और इसी वर्ग के जो शासक हैं वो आगे चल करके शासन करेंगे। जैसे शुंग वंश आएगा, शुंगों के बाद ब्राह्मण वंश में बच्चे कण्व वंश आएगा, ठीक है। और कण्व वंश के बाद में सातवाहन वंश। ये 3 ब्राह्मण वंश रहेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सनातनी व्यवस्था में बच्चे आपका जो वैदिक कार्य हैं, जो वैदिक युग है, जो वेदों से संबंधित है, उसका प्रचार प्रसार होता है। लेकिन यहां पर किस भाषा में प्रचार प्रसार होने लगा? यहां पाली में, पाली भाषा में नई शिक्षाओं का विकास होने लगा। तो 2 धड़े बन गए कि नहीं बने? इनसे पहले जैनिज्म और है। तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल 2 धड़े बने हैं। तो आगे वापस से जो वैदिक युग लौट करके आएगा, वेदों की सत्ता अपनाने वाले लोगों का जो शासन हमारे देश में फिर से आएगा, उसी को हम शुंगवंश, कण्ववंश और सातवाहन वंश, हमारे आगे के टॉपिक हैं, इनको जानेंगे तो देखेंगे। इसी में से वंश आता है शुंग वंश। इसने पुष्य क्या बोले, मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। किसने? कौन है? पुष्यमित्र शुंग। हेडिंग लिखना, पुष्यमित्र शुंग। और इस वंश के शासकों के नाम के आगे आपको मित्र लगा मिलेगा। मित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र। मित्र का मतलब इतिहासकारों ने कहा है मित्र से। मित्र यानी कि सूर्य। ये सूर्य के उपासक थे, भगवान सूर्य की पूजा करते थे। तो इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक, मुझे बताएंगे मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो आप कहेंगे मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी। किसकी हत्या? बृहद्रथ की हत्या। बृहद्रथ जो एक कमजोर शासक हो चुका था, बौद्धों को बहुत समर्थन दे रहा था,
अब दरअसल में लोग यहां पर पुष्यमित्र सुंग के बारे में एक विचारधारा दोस्त बनती है, सुनना मेरी बात को। और लोग कहते हैं कि पुष्यमित्र सुंग जो है वो बौद्ध विरोधी था। यहां पर बहुत लंबी बहस चलती है इतिहासकारों के मध्य में, अलग अलग लेख मिलते हैं, क्योंकि पुष्यमित्र सुंग के समय पर बहुत सारे उसके बौद्ध मंत्री थे। इसका उल्लेख दिव्यावदान खुद, जो एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वह देता है। लेकिन यह ब्राह्मण एक बौद्ध विरोधी क्यों हुआ, इसके पीछे की जो कहानी है उसमें यह सार्थकता सिद्ध होती है कि उस समय के भारतवर्ष के लिए बौद्धों के विरुद्ध में यह एक डिसीजन, जो एक बहुत ही जटिल निर्णय उस समय का माना जाता है, लिया जाना जरूरी था। दरअसल में ये ऐसा समय है दोस्त, आप लोग समझना, ये ऐसा समय है जिस समय पर मैंने बोला भारत में कौन आए, ईरानी। ईरानियों के बाद में कौन आए जरा बताएं। आप कहेंगे भैया जी यूनानी आए। यूनानियों के बाद में कौन आएंगे, हिंद यवन। यवन यानी कि ईस्ट यूरोप के, ईस्ट यूनान से जो लोग आए, तो इनका समय है यही, जो मौर्यों के लास्ट टाइम पर आए, यानी बृहद्रथ के समय पर आए हैं, मौर्यों के समय पर आए हैं, एट द टाइम ऑफ मौर्यन पीरियड। तो यहां आकर के जितने भी हिंद यवन के शासक हैं वो पाटलिपुत्र तक पहुंचने में सफल होंगे। क्यों भैया, इनको रोकथाम किसी ने नहीं की पाटलिपुत्र पहुंचने में। तो यहां पर बृहद्रथ शासक है, तो रोकने का काम किसका है, बृहद्रथ का। लेकिन बृहद्रथ बौद्धों का बहुत बड़ा समर्थक है, और बौद्ध लोगों ने, बहुत सारे बौद्धों ने प्रश्रय दिया विदेशियों को, हिंद यूनानियों को। ये आकर के बहुत सारे बौद्ध मठों में रुकने लग गए, बौद्ध मठों में रुकने लग गए, और बौद्ध मठों के द्वारा इन लोगों ने भेष बदल बदल करके भारतवर्ष में प्रवेश किया। भारतवर्ष में प्रवेश किया तो पाटलिपुत्र तक पहुंचने में सफल हुए। इस बात का मैसेज लगता है बृहद्रथ के सेनापति थे कौन, आपका पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग कौन है, पुष्यमित्र सुंग एक सेनापति है, किसका, बृहद्रथ के। बृहद्रथ के सेनापति थे, और पुष्यमित्र सुंग के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। पुष्यमित्र सुंग वो व्यक्ति है जिसने इस वैदिक धर्म को फिर से इस देश में स्थापित किया है। अदरवाइज आज आप लोगों की जो पहचान है वो नहीं बचती। आप शायद किसी और धर्मांतरण या किसी और धर्म का शिकार हो गए होते। पॉसिबली सब लोग नहीं होते, तो एक बड़ा स्केल जरूर होता। ठीक है, क्या बोलेंगे, तो पुष्यमित्र सुंग इतने महान शासक हैं। कहते हैं कि पुष्यमित्र सुंग, इतिहासकार कहते हैं कि पुष्यमित्र सुंग अगर ना होते तो संपूर्ण देश शायद बौद्ध बन गया होता। उन्होंने उस वैदिक परंपरा को बचाया जो इस दुनिया की सबसे पुरानी परंपरा थी। तो ये कहते हैं बृहद्रथ से कि तुमको इनको रोकना चाहिए कि बौद्ध मठों में, तो बृहद्रथ तो समर्थक है, उसने कहा कि बौद्ध मठों की जांच नहीं हो सकती, बौद्ध मठों में तो अहिंसा का काम होता है, वहां पर इस तरह की कूटनीति के तहत काम नहीं हो सकता, भारत विरोधी कार्य वहां नहीं हो सकते। उन्होंने कहा नहीं, आपको इसकी जांच करनी चाहिए। और ये प्रतिशोध इतना बढ़ा कि निरीक्षण करते हुए बृहद्रथ की गर्दन काट दी पुष्यमित्र सुंग ने, और स्वयं सत्ता की बागडोर ली, और इन बौद्ध मठों की जांच हुई। और जो पुष्यमित्र सुंग का अंदाजा या अंदेशा उन्होंने लगाया वह सत्य साबित हुआ, और उस समय के प्रमाण मिले कि बौद्ध मठों में इस तरह की कूटनीति और राजनीति से काम किया जा रहा था, भारत विरोधी कार्य हो रहे थे। तो यहां पर कहते हैं कि पुष्यमित्र सुंग ने एक स्टेटमेंट दिया कि किसी भी एक बुद्ध को मारेंगे तो 100 दिनार दूंगा। इसको कहते हैं कि जो लोग बौद्ध समर्थन वाले लोग हैं, बौद्ध समर्थित लोग हैं, उन्होंने पुष्यमित्र सुंग के खिलाफ एक साजिश रची। कहते हैं कि उन्होंने बुद्ध के 84 जो अशोक ने बनवाए 84,000 स्तूप, उनको तोड़वा दिया। लेकिन इसकी सार्थकता भी गलत साबित होती है कि इन्होंने तो स्वयं एक स्तूप बनवाया, भरहूत का स्तूप। तो अगर विरोधी रहे होते और तोड़वाते इतने स्तूपों को, तो फिर स्तूप बनवाते ही क्यों। फिर मैंने स्वयं बताया, एक बौद्ध ग्रंथ स्वयं दिव्यावदान लिखता है, इनकी सभा में बौद्ध लोग होते थे।
तो बौद्ध विरोधी इनको कहा गया। क्यों? क्योंकि जो देश के खिलाफ एक्शन करने वाले लोग थे उनको मृत्यु के घाट उतार दिया गया। शासक मैं बताऊंगा आपको, डेमिट्रियस उस समय पर आया था यवनों का, जिसको हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्यारे दोस्त, एक बार बताएंगे थम्स अप करके, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक बार थम्स अप करें। वेरी गुड, सारे बच्चों के थम्स अप आते हुए, बहुत सही। तो बात समझे, पुष्यमित्र सुंग ने उस बहुत बड़े धर्मांतरण को जो बौद्ध धर्म की तरफ जा रहा था, तो वैदिक धर्म की तरफ रोका, और वैदिक धर्म का पुनर्संस्थापक हम पुष्यमित्र सुंग को कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, इसने एक ब्राह्मण साम्राज्य की नींव रखी। संस्थापक पुष्यमित्र सुंग है। शासनकाल इसका 36 वर्षों का है। बहुत पूछा जाता है पुष्यमित्र सुंग ने कितने वर्षों तक शासन किया है। राजधानी विदिशा इनकी थी, जो मध्य प्रदेश में है। राजभाषा संस्कृत। अब यहां पर हमको राजभाषा से संबंधित एक बात समझनी होगी। मैंने कहा कि जब जैन धर्म आया तो देश में भाषा कौन सी होगी? प्राकृत। क्या हमारे देश की भाषा प्राकृत थी? बौद्ध आए, महात्मा बुद्ध, उन्होंने एक अलग ही भाषा, पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। तो क्या भारतीय भाषा थी? तो आप कहेंगे भैया भारतीय भाषा तो संस्कृत थी, तो इन्होंने क्या बोला मैंने कि वैदिक युग की पुनर्स्थापना की, और भाषा कौन सी अपनाई? संस्कृत अपनाई। सर हेलो, अभी बताएंगे दोस्त, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक सही पहुंच रही है? हाँ, अभी रुकी होगी बीच में क्लास, क्योंकि रिफ्रेश किया गया है। अभी बताएंगे एक बार, मेरी आवाज आप लोगों तक सही पहुंची? अब सही पहुंचनी चाहिए, बता देना एक बार, है ना? क्या बोला? किसी के लिए स्टेटमेंट बोला जाता है पुष्यमित्र सुंग के लिए कि इसने अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया। ठीक है, और इस सुंग वंश की जानकारी के जो सोर्सेज हैं, कौन से सोर्सेज हैं, कौन से स्रोत हैं जिनसे हमको ये सारी जानकारी मिलती है? तो जानकारी के लिए स्रोत है एक थेरावली। थेरावली, थेरावली किसने लिखा है? एक जैन लेखक है मेरुतुंग। जैन लेखक, जैनिज्म के लेखक हैं, जैन लेखक मेरुतुंग। लिख लेना बच्चे इसको भी साइड में। मेरुतुंग ने लिखा है। किसने लिखा है? मेरुतुंग ने लिखा है। दूसरा वर्णन हमको इसका मालविकाग्नि मित्रम से मिलता है। मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। क्या बोलेंगे, किसने लिखा है? भैया जी ये तो कालिदास जी ने लिखा। मैं आपको सुनाऊंगा कालिदास जी की इन कहानियों को इतिहास में ही, जब हम पढ़ रहे होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय जी के बारे में, 380 से 414 को। ठीक है, बोलेंगे इसने अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया। भाई साहब ये कमेंट क्यों आ रहे हैं बच्चों को? क्लास नहीं चल रही है? मैं पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं ये तो बताओ मुझे। आप अपने फोन में चला के देखो, दिखाओ मुझे एक बार, मैं देख लेता हूं। देखना। हेलो 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 बच्चे, एक सोर्स एरर था, अभी बताएंगे मुझे क्या आवाज तुम्हारे में कहाँ चल रही है? बंदी कर दो फिर ऐसा। हम्म,
हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज़ ही कहाँ पहुँचेगी बच्चों तक? बच्चे आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि क्लास बिल्कुल नहीं चल रही है, सपोर्ट टीम को भी मैसेज डाल दिया, कुछ एरर की दिक्कत है, कोई परेशानी है, आज की क्लास आपकी नहीं हो पाएगी, कल कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को, है ना? क्या? हाँ, लाइव तो नहीं जाएगी ना? नहीं, लाइव ही पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड नहीं। हेलो हेलो, अभी आवाज़ शायद ठीक आ रही है। देखो बच्चे कमेंट क्या कर रहे हैं, देखो। अच्छा, चल रही है और बंद हो जाए। बच्चे क्लास बार बार चलती है और बंद हो जाती है, ठीक है? तो जितनी ये क्लास है इतनी रखेंगे, लाइव ही पढ़ेंगे, ठीक है? रिकॉर्डेड नहीं पढ़ेंगे। और आपकी इच्छा हो तो रिकॉर्डेड पढ़ना हो तो रिकॉर्डेड तो बाद में पढ़ ही लेंगे। अभी तो लिख रहे हैं सारे बच्चे, आ रहा है सोर्स एरर आ रहा है सर। आज बच्चे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद पीछे से ही। सारे बच्चों का यही कमेंट आ रहा है। अब ठीक है, अब ठीक है, अब देखो अभी चल रही है। वेरी गुड वेरी गुड, चल रही है चल रही है। अभी सब बच्चों का आंसर आया, चल रही है। थम्स अप करके बताएं एक बार। चलो पढ़ते हैं फिर से, मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला पुष्यमित्र सुंग ने वैदिक धर्म की स्थापना की, ठीक है? बरहूत स्तूप का निर्माण, बरहूत स्तूप कहाँ है? सतना एमपी में है, सतना एमपी में, ठीक है? सतना एमपी में पुष्यमित्र सुंग ने इसका निर्माण स्वयं कराया है, ठीक है? इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाए। मैंने आपको बताया वैदिक पुनर्जागरण मतलब फिर से एक जागरण किया। जो परंपरा जैनिज्म और बौद्धिज्म की तरफ चली गई इस देश की, उसको वापस से वैदिक कल्चर में तब्दील करते हैं, बदलते हैं। यवनों का आक्रमण इन्हीं के समय पर हुआ। किसने किया था? यूनान से डेमेट्रियस बौद्धों के साथ मिलकर के हमारे देश में एंटर करने का प्रयास किया। इसके दरबार में पुष्यमित्र सुंग जी की बात चल रही है। दरबार में कौन रहते थे? पतंजलि रहते थे, जिन्होंने योग शास्त्र लिखा एवं महाभाष्य भी। जो महाभाष्य पाणिनि के अष्टाध्यायी से प्रेरित है। महाभाष्य, महाभाष्य नहीं, महाभाष्य। महाभाष्य किससे है? जो पाणिनि के अष्टाध्यायी से प्रेरित है। अब जब इनके दरबार में पतंजलि रहते थे तो पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसके लिए? पुष्यमित्र सुंग के लिए। तो एक अश्वमेध तो यज्ञ तो पुष्यमित्र सुंग ने अपने शुरुआती दौर में कराया। शुरुआती दौर से मतलब जब पुष्यमित्र सुंग आपका तो क्या बोलेंगे? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अब जो जो अश्वमेध यज्ञ होता क्या है? जब व्यक्ति गद्दी पर बैठता है और पूरे भारतवर्ष में, मैं पुष्यमित्र सुंग के अगर बात बताऊं कि उनका जो राज्य क्षेत्र था वो कितना था, राज्य क्षेत्र की बात करेंगे बच्चे। पुष्यमित्र सुंग का राज्य क्षेत्र इतना है। पुष्यमित्र सुंग के जो राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पुष्यमित्र सुंग का राज्य क्षेत्र इतना, ये सारा इसका है पुष्यमित्र सुंग। तो समझ सकते हो, उधर कश्मीर और इधर आपका मालवा के बाद दक्षिण भारत का क्षेत्र नहीं था पुष्यमित्र सुंग का। तो ये उत्तर वाला जो क्षेत्र है, उत्तर और मध्य भारत, ये पुष्यमित्र सुंग का क्षेत्र है। अश्वमेध होता ही क्यों था जी? अश्वमेध में राजा अपना एक घोड़ा छोड़ता था और कहता था जहां तक ये घोड़ा जाएगा वहां तक मेरा साम्राज्य है। अगर किसी राजा को दोस्त विरोध करना होता था तो वह उस घोड़े को रोकता था और घोड़े के पीछे राजा की सेना होती थी, वह उससे युद्ध करती थी, ठीक है? ऐसे ही युद्ध का वर्णन कहीं मिलता है? हाँ जी, इनके घोड़े को यवनों ने रोक लिया था और उनके पीछे सेना चल रही थी पुष्यमित्र सुंग की। उनके पोते थे वसुमित्र, तो वसुमित्र ने भी यवनों को हराया है, ऐसा भी वर्णन मिलता है। क्या बोलेंगे? 2 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बच्चा पूछ रहा है जी अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूं दोस्त, व्याकरण का पहला ग्रंथ है। रोज क्लास किया करो रेगुलर। कोई दिक्कत? तो पतंजलि ने क्या कराए? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। अब आते पुष्यमित्र सुंग के उत्तराधिकारी कौन कौन थे। मैंने कहा ना इनके नामों में आपको मित्र मिलेगा। मित्र यानी कि मित्र, ये सूर्य के उपासक थे, सूर्य की पूजा करते थे। तो पुष्यमित्र के सुंग के उत्तराधिकारी इनके 36 वर्षों के साथ में, क्या बोलोगे, लगभग 8 वर्ष 10 वर्ष के इनके शासनकाल है।
बहुत अधिक वर्णन मिलता नहीं है। अग्निमित्र ने किया है विदर्भ का युद्ध, और विदर्भ के शासक कौन है? यज्ञसेन। और विदर्भ का युद्ध किस किस के बीच हुआ है? यज्ञसेन वर्सेस अग्निमित्र। जीत किसकी हुई है? अग्निमित्र की हुई थी। क्यों यह युद्ध हुआ? इसका एक बड़ा ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। यज्ञसेन की बहन का नाम है मालविका। यहां पर पहले एक बात समझे, विदर्भ में शासक कौन है? यज्ञसेन है। यज्ञसेन की बहन है मालविका, और विदर्भ में अग्निमित्र ने युद्ध लड़ा है यज्ञसेन से। तो मालविका अग्निमित्रम, ये दो नाम आपको दिखते हैं। तो जो ये मालविका तो कौन है? यज्ञसेन की बहन है। अग्निमित्र कौन है? पुष्यमित्र का पुत्र है। इन दोनों की प्रेम कहानी है जिसको महाकवि कालिदास ने लिखा है। इसलिए इनको भारत का शेक्सपियर भी हम कहते हैं, क्योंकि शेक्सपियर ने भी ब्रिटेन के जो उन्होंने बहुत सारी प्रेम कहानियां लिखी हैं। ठीक है, तो कालिदास जो है बच्चे, कालिदास ने मालविका अग्निमित्र में किस प्रेम कहानी का वर्णन किया? मालविका और अग्निमित्र। अब समझना युद्ध का कारण क्या है। जब पुष्यमित्र शुंग ने, समझना, पुष्यमित्र शुंग किसकी हत्या कर देते हैं? हम सब जानते हैं बृहद्रथ की। बृहद्रथ की हत्या की इन्होंने। तो बृहद्रथ की हत्या की, तो बृहद्रथ का सचिव भी था। बृहद्रथ का एक सचिव था, ठीक है, सचिव। बृहद्रथ के सचिव को कैद कर लिया गया और पाटलिपुत्र जेल में बंद कर दिया गया। तो बृहद्रथ का जो सचिव है उस सचिव का भी जो साला है, सचिव का जो ब्रदर इन लॉ साला है, वो ही यज्ञसेन है। तो यज्ञसेन दुश्मनी मानेगा कि नहीं मानेगा कि मेरे भाई साहब, मेरे जीजा जी को कैद कर लिया है किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। तो वो तो दुश्मनी मानेगा जब उसके जीजा को कैद कर रखा है। अग्निमित्र ये दरअसल में अवंती का राज्यपाल है। ये कहां पर था? उज्जैनी में, अवंती में था। अवंती का राज्यपाल बना रखा है पुष्यमित्र गुप्त ने, और ये पुष्यमित्र का बेटा है। और अग्निमित्र का जो मित्र है, जो फ्रेंड है, इसका एक मित्र है माधव सेन। यहां कहानी शुरू होती है। माधव सेन, माधव सेन जो है, माधव सेन यज्ञसेन का चचेरा भाई है। एक कनेक्शन तो समझे, उधर उनके जीजा को कैद कर लिया गया है, और माधव सेन का चचेरा भाई है यज्ञसेन, जो विदर्भ की गद्दी का बहुत बड़ा दावेदार है। यज्ञसेन को हमेशा चिंता रहती है कि कल शायद माधव सेन जो है वो इस गद्दी को हासिल कर लेगा। और साथ में चचेरे भाई माधव सेन ने दुश्मनों से, शुंगों से दोस्ती भी कर रखी है। अग्निमित्र के यहां उसका आना जाना है। यहीं पर यह प्रेम कहानी शुरू होती है। यहीं पर दोनों की मुलाकात होती है, मालविका और अग्निमित्र। महाकवि कालिदास ने बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है जिसको शुंग वंश का बारे में जानकारी मिलती है, और शुंग वंश की जानकारी का एक आधार भी उसको माना जाता है। कहने का मतलब है कि एक युद्ध होता है, यज्ञसेन की हार होती है, विदर्भ को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा माधव सेन अपने दोस्त को देते हैं, और यज्ञसेन भी अधीनता स्वीकार कर लेता है, तो एक हिस्सा उसको भी दिया जाता है। फिर वसु ज्येष्ठ आया। वसुमित्र इन सभी के लगभग शासनकाल 10-10 वर्ष के हैं। और ऐसा नहीं है कि देवभूति चौथा शासक है, ये 10वां शासक है। अन्य शासक कहां गए? अन्य शासकों के बारे में वर्णन नहीं मिलता है, तो आपको भी याद नहीं करना है। बात समझे? एक बार अपने मन में बोलेंगे, क्योंकि आप शायद इस क्लास को इस समय रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होंगे, क्योंकि ऑनलाइन आज सोर्स एरर है। ऑनलाइन आज सोर्स एरर है। क्लास बंद करने से अच्छा है कि क्लास को कंटिन्यू रखा जाए, ताकि आप लोगों का समय भी खराब ना हो। ठीक है, तो ये कौन सा शासक है? 10वां शासक है। और आज देखो, तुम लोगों के कमेंट्स मुझे दिखेंगे नहीं, तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, और पढ़ नहीं पाओगे तुम कहोगे जी हाँ आज मजा आया। तो तुम समझना, कमेंट्स के बिना पढ़ने में बड़ा मजा आता है। ये 10वां शासक है, और 10वां भी है और अंतिम भी है। इसका? शुंग वंश का। क्या बोलोगे जी? शुंग वंश का अंतिम शासक है। आगे आएंगे। ये जो अग्निमित्र हमने पढ़ा, इसके बारे में अन्य जानकारी है। ये तो एक लिस्ट थी राजाओं की। अग्निमित्रम ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया, और
एक अभियान तो कहां किया अग्निमित्र ने? विदर्भ। विदर्भ कहां पड़ेगा आपका बच्चे? महाराष्ट्र और गुजरात की सीमाओं पर। उसके बाद कहां चलता है? कलिंग, यानी जो दक्षिण में है। कलिंग में इससे पहले कौन गए थे? सम्राट अशोक 261 बीसी में। इसने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया और उस समय चेदी वंश का, जिसको कलचुरी वंश भी हम कहते हैं, उसका शासन था। और जो ये आपका चेदी या कलचुरी वंश है, इस चेदी या कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? महामेघवाहन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी वंश का संस्थापक पूछा जाता है। जैसे सुंग वंश के संस्थापक कौन है, पूछा जाएगा। चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल हुआ है, और खारवेल ने ही हाथी गुम्फा का अभिलेख जारी कराया प्राकृत भाषा में। और कभी आपसे पूछेगा हाथी गुम्फा अभिलेख, जैसे अशोक के अभिलेख मित्र मैंने आपको पढ़ाए, तो अभिलेखों से क्या मतलब होता है? जो जानकारी देते हैं उस समय के शासनकाल की, उस समय के आदेशों की। तो अभिलेख ने जो हाथी गुम्फा अभिलेख जारी कराया वो किसकी जानकारी देता है? कलिंग प्रशासन और इसके आस पड़ोस के राज्य, यानी कि सुंग वंश के शासक अग्निमित्र के बारे में भी जानकारी देता है। भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। पूछा जाता है भारतवर्ष का प्रयोग सबसे पहले किस अभिलेख में? तो क्या कहेंगे? हाथी गुम्फा अभिलेख, यानी कि भारतवर्ष नाम। भारत नाम था हम लोग जानते हैं, लेकिन भारतवर्ष लिखा हुआ उल्लेख कहां मिलता है? क्योंकि हम कहे रामायण महाभारत, तो उनके कोई ऐसे साक्ष्य नहीं। ये एक ऐसा लिखे उल्लेख हो गया, उत्कीर्ण है, जो खुदा हुआ है, लिखा हुआ, भारतवर्ष लिखा हुआ दिखता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इतनी बात में कोई दिक्कत? आगे आएंगे। कर्ण वंश आया, सुंग वंश के बाद में कौन आया? समझ रहे हैं? क्रम याद रखना जरूरी है। हरियक, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। मौर्यों के बाद में फिर से आपका शुंग वंश, क्या बोलोगे? सुंग वंश, और फिर से कण्व वंश। ऐसे क्रम से चलेंगे एकदम। कण्व वंश, कण्वों के बाद में कौन आएंगे? सातवाहन आएंगे। सातवाहन और थोड़ी सी क्लास रखेंगे, क्योंकि आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कल थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे। ठीक है, कण्व वंश आया। कण्व वंश के जो संस्थापक हैं, तो कण्व भी एक ब्राह्मण वंश था। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी सीखने की, संस्थापक इसके वासुदेव हैं, अंतिम शासक सुशर्मन है। यानी बीच में दो शासक और हुए अगर मैं बोलूं, जैसे एक तो वासुदेव हुए, इन्होंने लगभग 9 वर्ष शासन किया, 9 वर्ष शासन किया। और ये जो शासन पर आए तो किसकी हत्या करके? अंतिम शासक मैंने आपको बताया देवभूति है, अभी बताया ना। अंतिम शासक कौन था आपका? देवभूति। तो देवभूति की हत्या करके, किसकी हत्या? देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने स्थापना की थी किसकी? कण्व वंश की। 9 वर्षों तक शासन रहा। फिर वसुदेव के बाद में भूमि मित्र आया, एक भूमि मित्र आया, यह भी सर्वथा भगवान सूर्य का उपासक रहा होगा। नारायण आया, और फिर आया सुशर्मन। मुझे आप एक बार बताएं, कण्व वंश का कुल शासनकाल आप लोगों को कितना दिखता है? तो आप कहेंगे भैया कुल 43 वर्षों का शासनकाल है इनका, 43 ईयर्स, 43 ईयर्स। यह भी एक ब्राह्मण वंश था। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस समय की एक घटना है दोस्त, सुंग वंश। सुंग वंश के बाद में कौन सा वंश मैंने आपको बताया? कण्व वंश। इसी दौर के बीच में लिखी गई है मनुस्मृति, जो आज दुनिया में पूरे भारतवर्ष में एक चर्चा का विषय है, मनुस्मृति। क्योंकि इसको बच्चे आप लोगों को इतनी बात समझनी होगी, ब्राह्मण वंश के दौरान लिखा गया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी लिख दी गई जो जाति प्रथा को बढ़ावा देती हैं। जैसे यहां पर एक बात की गई कि जो ब्राह्मण है वह मृत्युदंड का भागी नहीं है, ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। और ब्राह्मण यदि शूद्र की हत्या भी कर दे तो उसको इतनी ही सजा मिले जैसे जिस प्रकार मेंढक और कौवे आदि मारने पर जो सजा का प्रावधान है।
मतलब एक ऐसा वर्ग बना दिया कि अध्ययन अध्यापन वो ब्राह्मणों का कार्य दे दिया, रक्षा क्षेत्रीय, व्यापार वेश्य, और कहा कि जो ऊपर के इन तीनों वर्गों की सेवा करे वो शूद्र है। तो जाति प्रथा में एक उथल पुथल आ गई। यहां पर वो मानसिकता विकसित हुई जिसमें लोगों ने एक दूसरे को एक दूसरे से बहुत नीचा और ऊंचा समझना शुरू कर दिया, जिसका समाज पर एक दुष्प्रभाव आया और समाज बट गया, भारत बट गया। तो इसी समय की मनुस्मृति है जिसके बारे में हम लोगों को एक विचार करना होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सबसे बड़ा कारण तो आप लोग जानते ही हैं कि आज भारत के पीछे रहने का कारण जाति प्रथा है। आप कहेंगे भारत को आप भी अब पीछे मानते हैं? हाँ, ये सबसे विकसित देश था। ये सबसे विकसित देश जितना और आगे जा सकता था, उसको आज भी हम जाति प्रथा के चक्कर में बांधे हुए हैं। जैसे कल मैंने एक चीज शेयर की तो मैंने कहा कि सफल हो जाने पर अपनी ही जाति को पुरस्कार देने वाले लोग ये अपनी जाति के असफल लोगों को ढूंढ करके उनको सफल बनाने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्यों ये सफल हो जाने के बाद में अपनी अपनी जाति का एक क्रेडिट दिखाते रहते कि हमारी जाति का व्यक्ति कामयाब हुआ? और जो लोग असफल हैं, जो लोग उस जाति के दुख में हैं, अगर आप जाति पर इतना विश्वास रखते हैं तो आप फिर उन दुखी लोगों को अपना सर्वस्व क्यों नहीं दे देते ताकि उनका विकास हो पाए? इसका मतलब हम नहीं दे सकते। हम क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हम लोग दिखावा करते हैं जाति का नाम का, और वो सच में एक दिखावा है। जाति एक दिखावा मात्र है। तो मनुस्मृति जब लिखी गई, किस वंश के दौरान? शुंग वंश के दौरान उसको लिखा गया। क्या बोलेंगे? शुंग वंश के दौरान भैया जी उसको लिखा गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जिससे जाति जैसे बीज बोए गए। जैसे एक विवाह जैसी बात आती है, कहे कि ब्राह्मण जो है वो निचले जो वर्ग हैं उनके साथ शादी कर सकता है, तो वो अनुलोम विवाह कहा गया। उसको 8 प्रकार के विवाह बताए गए। अनुलोम विवाह, उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति के साथ शादी करे। लेकिन निम्न जाति का पुरुष अगर उच्च जाति के साथ शादी करे तो उसको प्रतिलोम विवाह कह दिया गया और उसको अनुचित माना गया, कहा यह गलत है। तो इस तरह के विभेद पैदा हुए। कुछ वर्गों को, जो समय का शासक वर्ग था, उसने खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश की, क्योंकि सीधी सी बात है ब्राह्मण साम्राज्य था, तो उन्होंने स्वयं को और ऊपर दिखाने का एक प्रयास किया, और अन्य जो शूद्र वर्ग था उसको दमित रखने का प्रयास एक किया गया। ये उस समय का एक प्रभाव था जो देखने को मिला। आज भी बहुत सारे लोग इन चीजों में विश्वास नहीं रखते, नहीं मानते। अर्बनाइजेशन इसी को कहते हैं। शहरों में बहुत लोग नहीं मानते क्योंकि वहां पता नहीं होता। एक गांव में जहां हम निवास करते हैं वहां जातियों का हमको पता होता है, और हमारे कर्म बेशक नीच से ही हम अपना कॉलर उठा के सोचते हैं कि हमारी जाति उच्च है। जाति उच्च और निम्न नहीं होती दोस्त, कर्म उच्च और निम्न होते हैं। व्यक्ति जाति से नहीं, कर्म से महान होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? ऐसा ही सातवाहन वंश आया, 300 वर्षों तक शासन किया इन्होंने। इसके बाद आया कर्ण वंश के बाद में। इनकी भाषा प्राकृत रही, धर्म इनका भी ब्राह्मण रहा, राजधानी इनकी प्रतिष्ठान रही। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरी बातों से किसी को आहत नहीं पहुंचनी चाहिए, ये फैक्ट्स है। कभी आप ऐसे, अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जाति प्रथा से दूर होना है और आप फिर भी जाति प्रथा के साथी बन जाएं। आप कहें जैसे कोई ब्राह्मण है तो बोले कि जी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। वो एक फैक्ट है, वो एक सत्य है। तो जो सत्य को बोल पाए, अब मुझे बहुत बार इस बात के लिए ये मिलता है, जैसे एक बच्चे ने तो मेरे पास ये मैसेज कर दिया कि तुम नकली ब्राह्मण हो, तुम असली ब्राह्मण नहीं हो। मैंने कहा भाई साहब ठीक है, मैं नकली हूं। बोले तुम इस तरह की बात, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं जो किताबों में लिखा है, जो केसी श्रीवास्तव साहब कहते हैं, जो एन नारायण झा कहते हैं, मैं वो बातें कर रहा हूं जो प्रूव्ड हैं, सत्यापित है। और एक अध्यापक का काम होता है कि उसकी गर्दन भी कटे तो भी सत्य बोले। मैं एक बड़े वर्ग के हित की बात ऐसे नहीं कर सकता कि भाई उन सबको अच्छा लगेगा। ये एक सत्य है और आप लोगों को भी इसको समझना होगा और कल बदलना भी होगा। हम सत्य को जानते इसीलिए है कि कल उसको हम बदले कि जी हाँ, हम इस प्रथा का शिकार नहीं होंगे।
वो हमको मानना होगा। ठीक है, आगे आएंगे। प्रतिष्ठान पैठान, ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, बहुत पूछी जाती है मित्र, बहुत। संस्थापक सिमुक, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके सिमुक गद्दी पर आया। तो कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मन है, मैंने आपको बता दिया। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी नागनिका अभिलेख, जो सातकर्णी प्रथम की पत्नी है, और नासिक अभिलेख से मिलती है। हाथी गुम्फा अभिलेख भी इसकी जानकारी देता है। एक बार नोट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ये सातवाहन वंश की बेसिक जानकारी हुई। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार नोट कर लेंगे तब आराम से चलेंगे। सर अच्छा, किसी किसी बच्चे का कमेंट अभी भी आ रहा है, सर ये कल करा। चलो अभी यहीं बंद करते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लेना। आज ये थोड़ा सा रहने देते हैं, कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे तो एक बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, कल करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि ये थोड़ी सी क्लास है, नहीं तो रिकॉर्डेड में आप बल्कि क्लास हो जाएगी, ज़्यादा देखेंगे। यहीं तक रहने देते हैं भाई साहब। और इंटरनेट का इशू रहा उसके लिए रियली सॉरी। हम नहीं चाहते कभी इंटरनेट इशू हो, लेकिन बच्चे AWS सर्वर पर जब क्लास चलती है तो हमारे हाथ की बात नहीं होती। ये बैक एंड सपोर्ट टीम का काम होता है, जो बहुत दूर बैठी हुई है। ऐसा नहीं, हम लोग भी सर्वर खरीदते हैं, हम लोगों को भी एक बहुत सारा पैसा उनको पे करना पड़ता है सर्वर के लिए। वहाँ से एरर होती है, यहाँ तो चलेगा ही चलेगा, बात वहाँ से है जो हमारे एंड पे बात नहीं होती है। तो अभी सर्वर में एरर आ रही है, उसके लिए रियली सॉरी। मिलते हैं कल, पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।